आगे से किसी भी न्यू मिशन यूजर्स को कोई तकलीफ नहीं होगी मेट्रो में किसी भी स्टेशन से किसी भी स्टेशन पर सफ़र करने के लिए। इसके लिए सभी मेट्रो का सभी अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ये लखनऊ। बाधाओं से कहो हमारे पथ में आए, हम जिंदा दिल हैं, हमें जीना आता है। जी हाँ, ये जीने की नैसर्गिक क्षमता और नैसर्गिक विश्वास को परिणत में लाने का हुनर हम दिव्यांगों को आता है। और इसी दिव्यांगों के इसी हुनर ने समाज को एक संदेश दिया है कि हम आपसे कहीं पीछे नहीं। जी हाँ मित्रों, आज इसी पे बात करने के लिए एक दिव्यांग विजेता, दिव्यांग योद्धा कपुल से आपको युगल से मिलाने का प्रयास है। मैं विष्णुकांत मिश्र दिव्यांगम यूट्यूब चैनल से आप सभी का अभिनंदन करता हूं और आज मिलाता हूं एक ऐसे प्रेरक युगल से जिससे आप लोगों के मन में जो नैराश्य है वो नैराश्य कहीं दूर चला जाएगा। कहाँ पे आप सोच चुके हैं कि हमारे जीवन में कुछ नहीं, ये सब सोचना बंद कीजिए। आप देखिए, इनके जीवन से प्रेरणा लीजिए, हमारे जीवन से प्रेरणा लीजिए, हमारे ऐसे तमाम दिव्यांगों से प्रेरणा लीजिए। तो ये मैं कह रहा हूं कि बाधाओं से कहो हमारे पथ में आए, हम जिंदा दिल हैं, हमें जीना आता है। और ये जीने की कला सिखा रहे हैं, हमारे बीच में हैं आज हमारे मित्र, हमारे साथी, हमारे प्रेरक केपी मिश्रा जी और उनकी धर्मपत्नी, उनके जीवन साथी अंकुर मिश्रा जी। अंकुर जी पांडे से पहले अब अंकुर मिश्रा हैं। तो मैं इन लोगों का अभिनंदन करते हुए, इन दोनों युगल का बहुत बहुत स्नेह देते हुए मैं इनसे कुछ आज अंतरंग बातें करूंगा। इनकी दिव्यांगता का कारण जानने का प्रयास करूंगा और दिव्यांग होने के बाद इनके विश्वास को जागृत में एक आशा की किरण दिखाने का जो जज्बा है, उस जज्बे को आपके सामने खोलकर दिखाने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं आदरणीय केपी मिश्रा साहब से। केपी मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है अंकुर जी। मैं ये जानना चाहूंगा, आप जरा अपने जीवन के विषय में बताएं कि आप दोनों लोगों की शादी कब हुई थी और तब कैसे आप थे और क्या कर रहे थे? जब मेरी शादी 18 फरवरी 1999 को हुई थी, तब मैं स्वस्थ था पूर्ण रूप से और अपनी पढ़ाई भी कर रहा था एमसीए की और काम भी 2 जगह कर रहा था। क्या बात है। एक एनजीओ में काम करता था जहां पर गरीब, असहाय या दिव्यांग या निर्धन इस तरह के लोग रहते थे, उनको मैं पढ़ाता था। और दूसरा भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय है, यहां पर मैं कंप्यूटर का इंचार्ज था, कंप्यूटर सेल का। क्या बात। ये हमारी जो है दोनों चीजें थी और उसके साथ साथ मैं अपनी एमसीए की पढ़ाई भी कर रहा था। अच्छा अंकुर जी, जब इनका विवाह हुआ तो एक बहू बनकर, एक इनके जीवन साथी होके, दुल्हन बनकर के जब इनके साथ आई, इनके साथ जीवन का शुरुआत हुआ, प्रारंभ आपके दाम्पत्य जीवन का जो प्रारंभ हुआ वो आपका एक सुहावना सफर था। उस सुहावने सफर के विषय में कुछ आप बताएं। मतलब आपकी शादी हुई और आप लोग कितने साल? हम लोग हमारी शादी 1999 में हुई और हम यहाँ आए। हमारी जॉइंट फैमिली थी जिसमें मेरे पिताजी, माताजी और बड़े भैया और भाभी और इनकी एक छोटी बहन थी और सबकी शादी हो चुकी थी। और बड़े भैया के 4 बच्चे थे और हम 2 लोग थे। अच्छा। कि हम 2 लोग सास माता पिता। तो आपके आप दोनों के बीच में तीसरा कब आया? तीसरा मेरा आया है 2001 2002 पुत्र था। हाँ, पुत्र है जी। और 2001 में आया। इसका 2002 में 2002 में आया। इसका मतलब वो 22 साल का इस समय हो गया। हाँ। युवा 22 साल का। जी। बहुत ईश्वर उसको दीर्घायु करे, सुशी बनाए। मेरी शुभकामनाएं हैं उसके साथ। तो जब वो आपको आया और उसके बाद ये सब चीजें हैं, बड़ा परिवार में बड़ा खुशियां थी, सब कुछ था, फिर ऐसा क्या हो गया
कि आपके परिवार, आपके शरीर पे इस प्रकार की घटनाक्रम हुआ? वो हुआ ये कि मैं जो है ऑफिस से आया था और ये बहुत छोटा सा ही था, मतलब थोड़ा सा चलना, खेल रहा था, चलना शुरू किया तो पानी पड़ा हुआ था और वो आया तो मेरे को जो है गोदी के लिए, और मैंने उसको जैसे पैर बढ़ाया तो उसको तो पकड़ लिया, मैं खटाक से एकदम खड़े खड़े गिर गया। एक तो मेरी ये घटना हो गई जिससे मेरे को स्लिप डिस्क की हुई। अच्छा, जब गिर गए उसके बाद मतलब कुछ इलाज करवाया? कैसे? तत्काल कोई समस्या नहीं आई, कोई समस्या नहीं? कोई तत्काल कोई समस्या नहीं। थोड़ी बहुत दर्द वर्द हुई? बस थोड़ी बहुत दर्द हुई तो उसको जो है करते हुए और काम करते रहे, लेकिन उसी के 10-15 दिन के अंतराल में मेरा एक एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। मैं ऑफिस तरफ जा रहा था और मेरी गाड़ी पर पीछे से कस के हिट कर दिया गया, तो जिससे मेरी बाइक आगे कार के नीचे में जाकर के पिछले हिस्से में घुस गई, वो पूरी अगला हिस्सा डैमेज हो गया और उसी में हमको हमारे स्पाइन में कहीं पे चोट आई, जो ये नहीं पता कैसे कहां पर आई, लेकिन उसके बाद से हमको दिक्कतें शुरू हो गई। उसके बाद से दिक्कतें शुरू हुई? जी। फिर उसके बाद आप चलना फिरना सामान्य नहीं रहा? चल रहे थे लेकिन तकलीफ के साथ चले, धीरे धीरे वो चीजें प्रोग्रेसिव होती गई कि जैसे चप्पल उतर जाना या बाइक चलाए और पैर रखा मैंने दाहिना और वो गिर जाना। अच्छा। तब ये पता चला कि ये दिक्कतें ज्यादा हो रही हैं। इलाज तो शुरू कर दिया था उसी समय से, लेकिन ये चीजें बढ़ती गई तो उसका इलाज किया। जब इलाज शुरू किया तो डॉक्टर ने क्या बताया? सब मित्रों, हम इसलिए बता रहे हैं कि सबको इस बात में विशेष रूप से जानकारी होती रहे, इसलिए मैं एक छोटी छोटी बातें मैं खोद कर पूछना चाहता हूं। इसमें आप जानने का आप भी उत्सुक होकर के और पूरा ध्यान दे करके इनकी बातें मिश्रा जी के सुनने का प्रयास करें। उस समय डॉक्टर पहले समझे कहीं बीच में कहीं कुछ होगा, उन्होंने एक्सरे कराया स्पाइन का, फिर ये सब करते हुए लेकिन हमारी समस्या जा नहीं रही तो उन्होंने फिजियोथेरेपी कराई, कुछ उससे भी नहीं गया, वो समस्या बढ़ती गई धीरे धीरे। फिर जो है हमको बैठने में दिक्कत हो गई कि हम बिल्कुल भी बैठ नहीं पा रहे हैं। फिर उन्होंने फिर एक्सरे नीचे लोअर लिम्ब का कराया तो उसमें देखा कि गैप काफी जो है कोक्सिक्स पे बढ़ गया था। इसकी वजह से उन्होंने हमको बेड रेस्ट कर दिया एकदम। अच्छा। 8-9 महीने से एकदम से बेड रेस्ट कर दिया। सारी चीजें मेरे जो काम थे सब बंद हुए, चूंकि प्राइवेट काम थे तो वो सब बंद हो गए। फिर से जब हम वो हुए, थोड़ा सा आराम मिला हमको सेहत में, फिर से शुरू किया किसी तरह से, तो 2 घंटे का काम मिला, 500 रुपए मिलते थे हमको मुश्किल से, उसमें घर और बच्चे के दूध का किसी तरह से जो है होता था। तो ये जो है एक प्रक्रिया रही, लेकिन ठीक नहीं हुआ पूरी तरह से कि कोई चीज जो है एकदम से ठीक हो गया और शरीर और हम पूर्ण रूप से करें। मेरी समस्या बढ़ती गई और मैं जब चलता था तो पैर एक फंसता था, गेट की प्रॉब्लम्स होने लगी। अच्छा, इस बीच में जैसे ये घटनाक्रम जब हुआ तो बच्चा भी आपका मेरा ख्याल है 7-8 साल का रहा होगा? नहीं, ये जब हमारी ये घटना हुई तो बच्चा हमारे 1 साल के पास साल भी नहीं हुआ। तो उसको उस समय इनकी ऐसी दशा और बच्चे का भी लालन पोषण, उसका शिशु का पल्लवन करना, उसका केयर करना, उसको देखभाल करना, उस बीच में कैसे आप समायोजन करती थी, कैसे एडजस्ट करती थी? सब जो भी देते थे और थोड़ा बहुत मेरे पास भी जो मिलता था उसी से मैं एडजस्ट करती थी। नहीं, आर्थिक दृष्टि से मैं नहीं पूछ रहा हूँ, कैसे इन कार्य निष्पादन में कैसे समन्वय करती थी? तो मतलब बच्चे को भी देखना है, इनको भी देखना है, ये जा नहीं पा रहे हैं, इनको भी ट्रीटमेंट, इनकी शुश्रूषा करना, तो उसमें बच्चा भी मेरा छोटा था लेकिन इतना समझदार था कि अगर ये रात में ड्यूटी से लेट से आते थे, तकलीफ थी तब भी ये लेट नाइट काम करते रहते थे। फिर ये आते थे, अगर ये सुबह सो रहे हैं तो वो समझ लीजिए कि अपना स्कूल बैग शूज सब बाहर निकाल के ले आता था, कहीं पापा जग ना जाए। तो मैं धीरे धीरे उसको तैयार करके ले जा करके छोड़ आती थी, फिर इनके उसमें लग जाते थे। इनको देखना है, इनका नाश्ता बनाना है, इनको रेडी करना है, सब करती रहती थी। तो एक लंबा समय हुआ। अच्छा, बच्चा तब तक युवा होने लगा, इतने दिनों में एक लंबा 1 दशक बीत गया और दशक से आधा दशक और बीत गया, फिर उसके बाद 2 दशक बीतने वाले हैं। तो इन 2 दशकों के बीच की यात्रा का थोड़ा सा आप बताएं।
धीरे धीरे यात्राएं बहुत कठिन ही होती गई, क्योंकि शरीर उतना साथ नहीं देता था, तो काम उतना नहीं हो पाता था। पहले तो काफी, जब शुरुआत किया, जब ठीक थे तो 24-24 घंटे 20-20 घंटे पर डे काम कर लेते थे। लेकिन धीरे धीरे वो चीजें कम हुई कि घंटे 2 घंटे ही करना है। फिर थोड़ा ठीक हुआ तो फिर बढ़ाया, लेकिन फिर वो धीरे धीरे आते आते जो है स्थितियां ये हो गई कि घंटे 2 घंटे पर ही काम रह गया, ज्यादा कर नहीं सकते थे। और बच्चा भी धीरे धीरे जो है बड़ा हो रहा था, उसकी पढ़ाई की भी जिम्मेदारियां थी। तो बस ये है कि बच्चे के अंदर कोई इस तरह का जिद या वो कुछ नहीं करता था कि नहीं हमें यही चाहिए या यही खाना है या वो करना है। तो वो चीजें हमारे लिए बहुत ही एक पॉजिटिव में थी, कि सहूलियत में थी, कि नहीं बहुत ही शालीन तरीके से, अच्छे तरीके से उन चीजों को, समस्याओं को समझ रहा है बचपन से ही, मतलब 3-4 साल की उम्र से ही उन चीजों को समझने लगा और करते हुए वो अपनी पढ़ाई भी कर। शुरुआत में पढ़ाई में बहुत वो नहीं होते हैं जैसे बच्चे होते हैं, तो ये कहती भी रहती थी कि नहीं देखिए ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसे कोई बात नहीं, करने दीजिए। तो फिर उसकी हाइट भी नहीं बढ़ रही थी, तो हाइट नहीं बढ़ रही थी, उसके लिए फिर मैंने यही नजदीक में ही LDA का स्टेडियम है, वहां पर उसको बास्केटबॉल खेलना वो किया। तो धीरे धीरे वो जब वो 4th में ही पहुंचा तो जाकर 4th में ही पहुंचा तो जाकर के बनारस के सनबीम स्कूल में उसने जो है बास्केटबॉल का खेला वहां जाकर के। तो इस तरह से वो अपना प्रोग्रेस करता रहा इन चीजों में भी, पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं। लेकिन हाँ 8th के बाद मैंने स्कूल बदला, रेलवे में उसको डाला, क्योंकि अपने पास इतना वो नहीं था कि हम किसी कॉन्वेंट या इस जगह पर डाल सकें। तो वहां करा, वहां सपोर्ट मिला हमको, वहां के चेयरमैन का भी सपोर्ट मिला और टीचर्स का भी सपोर्ट मिला। उससे ये जो है पढ़ता गया और जैसे जैसे न्यू आगे बढ़ती गई वैसे वैसे मजबूत होती गई। अच्छा मिश्र जी, आप जो ये सब तो बताया ठीक है, बच्चा आपका आपके विशेष प्रयासों से और बच्चे की खुद लगनशीलता से और परिस्थितियों से जो अनुकूलन आप लोगों ने किया, उसका ही परिणाम है कि बच्चा आगे बढ़ा, सब कुछ है। लेकिन इस यात्रा में, आपकी यात्रा में कहां पर अब और आगे कैसे चली? उसमें एक जो पड़ाव आया बच्चे के देखभाल के बाद, उसके बाद फिर कैसे चलती रही बच्चे के बाद? फिर यात्रा कैसे चली? कैसे आप रोज जाते हैं? मैं देख रहा हूँ आप साइकिल से अभी दौड़ रहे थे, अभी साइकिल चलाएंगे और इस तरीके से देखते हैं। तो इसमें आपको हम ऐसा चाहते हैं कि आप कुछ संदेश बताएं कि घर पे अवरुद्ध होकर जीवन नहीं जिया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें यही है कि धीरे धीरे आकर के मेरी प्रॉब्लम प्रोग्रेसिव थी और वो 5 मार्च 2018 को एकदम ब्रेकडाउन हो गया मेरा और कमर से नीचे अंग ने एकदम काम करना बंद कर दिया, जिसमें ब्लैडर, बाउल, हर तरह का सिस्टम मेरा मैनुअल है। तो ये किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, होती है स्थितियां किसी की विकट होती हैं। हमारी जो है वो अभी तक जो मेरे डॉक्टर बताते हैं कि इस तरह की पैरेलल कोई दूसरा पेशेंट मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ऐसा क्या हुआ? ऐसी ये मेरे में स्पाइन में इन्फेक्शन हो गया था और जो कि पूरी स्पाइन में इन्फेक्शन था, बहुत गंभीर इन्फेक्शन था। अब वो भी बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बड़े डॉक्टर हैं और उन्होंने, और उसके बाद वो कनाडा में रिसर्च भी किए हैं जाकर के। तो उन्होंने कहा, वहां भी मैंने 10 देशों के डॉक्टर्स से बात की कि जो प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में हैं वो दूसरे में जनरली इतनी नहीं है। अगर आप कर सकते हैं, इस चीज को कर रहे हैं, तो औरों को भी ये प्रेरणा देता है और ये करता है कि उनको भी आत्मबल बनाते हुए और चीजों को, जीवन को जीना चाहिए, बेहतर तरीके से जीना चाहिए, ना कि ये निराश होकर के कि नहीं हमें तकलीफ है, हमें ये है। सबको होती है, किसी को कम, किसी को ज्यादा। तो उस तरह से आप उसको फेस करते हुए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। निराशा को जीवन से निकाल करके आशा की किरण जगाते हुए आपको ये कार्य करना चाहिए। ये कहना मिश्रा जी बड़ा सरल है, लेकिन इसको व्यवहारिक जीवन में उतारना बड़ा कठिन प्रतीत होता है जी। तो इन कठिनाइयों को कैसे आपने, इन चुनौतियों को, जैसे कि अभी हमने कहा कि बाधाओं से कहो हमारे पथ में आए, हम जिंदा दिल हैं, हमें जीना आता है, तो आपकी जिंदा दिली ने इन चुनौतियों को कैसे पराजित किया? हमारी जिंदा दिली में हमारी भागी जो है, जो हमारी धर्मपत्नी जी हैं, इनका बहुत बड़ा साथ रहा। जब मेरे को तकलीफ हुई 2 महीना में आईसीयू में पड़ा रहा और डॉक्टर ये नहीं कहते थे कि अगले पल ये बचेगा या क्या होगा। मेरे पूरा बॉडी का ब्लड
प्योरीफाई किया गया है। और उसमें बीच में मैंने एक दिन डॉक्टर से कहा कि सर परमिशन दे दिए, मैं जरा घर भी जा करके देख लूं कि क्या मैं घर में कुछ वो कर सकता हूं। तो एक दिन की उन्होंने परमिशन दी थी। जब मैं आया और मेरे को वॉशरूम जाना हुआ सर, तो मैं किसी तरह से वॉशरूम में नहीं जा पाया। स्थिति बड़ी विकट थी। फिर मैंने जो ये सेंटर टेबल थी इस पर जो है लेकर के लोग घसीट करके हमको वॉशरूम में ले गए हैं और उस पर कमोड पर बिठाया तो भी नहीं हुआ। फिर मेरे पास फोल्डिंग स्टूल था, उस पर किसी तरह से करके हमको लेकर के आए। लेकिन उसने ये प्रेरणा दी कि हाँ व्हीलचेयर अंदर नहीं जा सकती है इस तरह से, तो भी हम कैसे कर सकते हैं इन चीजों को। तो करके मतलब उस चीज को किया। फिर गए हॉस्पिटल में, फिर एडमिट रहे, 2 महीने तक एक वहां इलाज कराया। उसके बाद जब आए तो इन चीजों पर हमने काम करना शुरू किया। इसमें मेरे को चोट भी लगी कई बार, व्हीलचेयर भी पलट गई पूरी, क्योंकि स्पाइन में हमारा ब्लड सब नीचे आ जाता है तो बहुत भारी हो जाता है पैर। तो कभी कभी ऐसा भी हुआ 2 बार से 3 बार मैं जो है पलट भी चुका हूं इस पर। तो ये बाधाएं भी आती हैं, चीजें भी दिक्कत तलब करती हैं, लेकिन उनसे लड़ते हुए, उनसे सीखते हुए, क्योंकि हर स्टेप पर कुछ ना कुछ हम जरूर सीखते हैं। गिरे तो हम क्यों गिरे ये हमें जानना होता है। तो ये सब बाधाओं का निराकरण करते हुए हम आगे को बढ़ते हैं। बच्चे की फिर पढ़ाई आई, आप सबके आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से उसको पढ़ाया, उसने बीटेक किया, आज वो कार्य भी कर रहा है और हम इन बाधाओं से लड़ते हुए आगे चल रहे हैं। ये फिर ये न्यू मोशन की जो व्हीलचेयर है जिस पर मैं बैठा हुआ हूं, इससे मोटराइज इसका अटैचमेंट भी पार्ट है। इसके द्वारा मैं अभी तक लखनऊ में 9000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर, लखनऊ में 9000 लखनऊ में 9000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर चुका हूं। क्या बात है। कितने दिनों में? ये विगत 2.5 वर्षों में। 2.5 वर्ष जी। अच्छा, एक चीज मैं, चूंकि स्माइलर की बहुत से ऐसे पेशेंट जो फेमिन हैं, जो लड़कियां हैं, उनके साथ केयर टेकर नहीं कोई घर पे। अब माँ स्वर्गवास हो गया या माँ है तो बड़ी बुजुर्ग है और शादी करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। एक हालत शादी सीतापुर में किया है उन्होंने, उनका पति है उनके साथ, लेकिन उनकी भी बड़ी अंतरंग कथाएं हैं, वो बात कभी शेयर करेंगे। तो ऐसी स्थिति में अब लड़की को कमोड से उठाना, कमोड से नीचे लाना या उसको बदलना, उसको चेंज करना, उसको बात करना, इसके विषय में क्या हो सकता है, कैसे भी कर्म करा जाए। अब उन लड़कियों ने हमसे बताया, उन्होंने बहुत हमसे इस बात में कहा कि हमको केयर टेकर गवर्नमेंट दे। क्या ऐसा संभव हो सकता है कि केयर टेकर, इतने स्पाइनल के कितने पेशेंट हो गए पूरे देश में, उनको कैसे गवर्नमेंट केयर टेकर, और केयर टेकर देने के बाद भी क्या उनकी मानवीय संवेदनाएं उस पेशेंट के साथ होंगी? नौकर की तरीके से रहेगा या डेडिकेशन? तो इसमें आप क्या समझते हैं कि एनजीओज की भूमिका ज्यादा होनी चाहिए, ऐसे डेडिकेटेड जैसे अमेरिका, कनाडा और ब्राजील और ब्रिटेन में और वो एक ऑस्ट्रेलिया के कुछ जगहों पे इस प्रकार की व्यवस्था की गई है, जो एनजीओज हैं वो ऐसे स्पाइनल वालों के लिए और लड़कियां, औरतें अपना काम छोड़ करके काम कर रही हैं। और तो क्या इसमें अपील करेंगे कि भारतवर्ष में भी ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल सर, ऐसा होना चाहिए। यहाँ पर कुछ चीजों में संवेदनाएं लोगों में कम है और उनको सभी दिव्यांग में एक जैसा लगता है, बशर्ते ये दिव्यांग की हर एक की अपनी अपनी कैटेगरी, उसकी अपनी अपनी समस्या है। स्पाइनल में ये है कि वो पूरी तरह से किसी पर डिपेंड होता है। अगर किसी का हाथ चल रहा है तो चलिए वो हाथ से काफी कुछ काम अपना कर लेता है, किसी का पैर अगर कुछ चल रहा है तो कर, लेकिन जब भी स्पाइनल होता है तो उसका लोअर लिम्ब ही सबसे पहले इफेक्ट होता है कि नीचे। अब उसको अपने को मजबूत करते हुए ये जरूर करना चाहिए, सरकार को भी सोचना चाहिए और एनजीओ जो इस पर काम कर रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए कि कहीं इस तरह से रिहैब हो, या जहां पर जैसे वृद्धा या और आश्रय खोले जाते हैं, इस तरह से करके ऐसे लोगों को रखा जाना चाहिए और उनकी केयरिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये भी हैं जो अपना जीवन जी सकते हैं और जीना चाहिए। हर एक को जीने का अधिकार है। कुछ जगहों पर है, कुछ साउथ वगैरह में तो है ऐसा कि उन्होंने पूरा एसेसिबल बना रखा है ऐसे के लिए। ऐसा एसेसिबल बना पाना रखना वो तो एक अलग चीज है, लेकिन बहुत सी चीजों में जो केयर गिवर है
उसकी बड़ी महत्ता है। बहुत महत्ता है, बिल्कुल sure। और जिनके अपने नियर और डियर नहीं है, अपने मतलब न तो पत्नी है न पति है, और या न तो जिसके माँ बाप है। माँ बाप तो किसी के एक सीमा के बाद नहीं एक रहते। सीमा कोई भी नहीं रहता है, बिल्कुल बिल्कुल। और भाई और बहन, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, भाई बहनों की अपनी जीवन होता है, वो अपने लाइफ को जी करके दूसरों के लिए कैसे समर्पित कर देंगे। शायद 1000 में एक कोई ऐसा हो। बिल्कुल। तो ऐसे इसमें अपील आप करें कुछ हमारे चैनल के माध्यम से, जैसे प्रधानमंत्री जी तक जाता है, मुख्यमंत्री जी तक जाता है, तो और समाज शास्त्रियों के पास भी जाता है, तो सोशल क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं उनको इस विषय में काम करने की बड़ी आवश्यकता है कि स्पाइनल वालों के लिए केयर गिवर की व्यवस्था और उनमें अनुप्राणित किया जाए कि लोग स्वतः स्फूर्ति लेकर के काम करें। दर्शकों, ये मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस बात के लिए सोचें, और आप में से कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसे संगठन, ऐसे समूह तैयार होते हैं जो ऐसे अपने भाई बहनों को, विशेषकर बहनों के लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो उसमें हमको करने के लिए तत्पर होना चाहिए। क्या ये बात मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल 100% सही है, और ऐसा होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत कुछ आजकल कर रहे हैं, उनको भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस पर हैं, तो इस तरह सभी जगहों के प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के और मुख्यमंत्री हैं सभी प्रदेशों के, इनको भी एक संज्ञान में लेते हुए ये जरूर करना चाहिए कि जिसके पास कोई भी नहीं संसाधन है या कोई उसका केयर टेकिंग करने वाला नहीं है, तो उसकी भी केयर टेकिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। अंकुर जी, क्या आपको लगता है कि ऐसे जो युवा दंपत्ति हैं, चाहे उनका एक साथी स्पाइनल हो, चाहे पत्नी हो या वो हो, मतलब भाई शादी बाद में नहीं करे, पहले शादीशुदा है आप लोगों की लाइफ के तरीके से, उसमें से कोई एक स्पाइनल हो गया, अब उसके कोई बच्चे नहीं हैं, तो क्या आप ये रिकमेंड करेंगे उनको बच्चा गोद लेना चाहिए? अगर वो मैनेज कर सकते हैं तो ले लेना चाहिए। अगर वो मैनेज कर सकते हैं तो, अगर वो मैनेज, भाई एक आदमी तो उसमें है ही है, क्योंकि इसमें बड़े दूरगामी परिणाम हैं। जैसे एक अवस्था के बाद भाई अवस्थाएं आगे बढ़ती जाती, उत्तरोत्तर विकसित होंगी। आप अभी बच्चे हैं, फिर युवा होंगे, युवा होने के बाद आप दंपत्ति हैं, तो दंपत्ति होने के बाद बुजुर्ग होंगे, बुजुर्ग होने के बाद कोई एक ऐसा टाइम आएगा कि आपकी संपत्ति का कोई उत्तराधिकारी हो। भाई संपत्ति के उत्तराधिकारी तो बहुत हो जाएंगे, लेकिन आपको दायित्वों को निर्वहन करने वाला आपकी कोई संतान हो तो उसकी परम आवश्यकता है। तो ऐसे में क्या गोद लेने के विषय में आपके क्या? नहीं, बिल्कुल हमको ये करना चाहिए, और जिसको हम ले रहे हैं उसको इस तरह से जरूर अपने बच्चे की तरह समझ करके परवरिश करें, और उस पर जो है एकदम ये ना हो कि हम आश्रित हो जाए, लेकिन उसको इसलिए तैयार करें, इतना मेंटली तैयार कर लें कि वो हमारा जो जीवन यापन है, जो हमारा जीवन चल रहा है वृद्धावस्था या आगे की अवस्था का, उसको सही से निर्वहन करके और उसको हम अपनी संपत्ति, अपने अधिकारों और चीजों का उत्तराधिकारी बना सकें। और इसके साथ एक और मैं चाहूंगा कि मुझको नहीं लगता है कि उनको रिश्तेदारों से ही अपने बच्चे लेना चाहिए। रिश्तेदारों से मुझको लगता है नहीं लेना चाहिए। रिश्तेदारों से लेने में उनकी दूसरी परिस्थितियां होती हैं, वो खाली आपके धन को ज्यादातर देखते हैं। अगर धन को न देखे तो दूसरे प्रतिस्पर्धा हो जाती है कि हमने इनको कर लिया उनको। उसके अलावा भी ऐसे भी कई अनाथ बच्चे हैं जो बेहतर होनहार होते हैं, और वो भी इन चीजों का आपका लालन पालन कर सकते हैं। कुंवारी माँ के बच्चे हैं, बिल्कुल उनको कर सकते हैं। या गवर्नमेंट की एजेंसी है जिसपे हमारे डॉक्टर वाईपी सिंह ने काफी रिसर्च की, उनसे काफी वो होता है। गवर्नमेंट भारत सरकार की एक एजेंसी, मित्रों भारत सरकार की एक एजेंसी है जो एडॉप्टेशन के लिए आपका देखती है, स्तर वो एडॉप्ट करवाती है, अपने यहाँ से बच्चे भी देती है, कन्याओं को भी लड़कों को भी। तो आगे के जीवन के लिए आपका क्या लक्ष्य है? दोनों लोग अलग अलग बताएंगे। आगे के जीवन का लक्ष्य हमारा तो यही है कि जो हमारा जीवन है उस पे मैं जो भी दिव्यांग है किसी भी तरीके से हैं, मैं उनकी हर समस्या, कोई भी जो मैं उसको सॉल्व कर सकता हूं या किसी के द्वारा करा सकता हूं, उस पर मैं प्रयास करता हूं, और वो जाकर के निराकरण कराने का प्रयास करते हैं, जिससे उनको कहीं पर भी, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के समय में हो, यात्रा में हो, दवाई पानी में हो, या कोई मनोवैज्ञानिक तरीके से उनको समझाना हो। बहुतों की जो होती हैं पुरुषों में
वो दूसरी तरह की कि हम शादी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, शादी के बाद का मेरा जीवन कैसा होगा, क्या होगा, इन सब पर पूछते हैं। कुछ एक आध डॉक्टर्स भी ऐसे दिव्यांग रहे जो भी पूछे कि आप कैसे अपनी लाइफ को कर रहे हैं, तो उनके साथ खुल करके, और डॉक्टर्स भी पूछते हैं तो वो शेयर करते हैं। विशेषकर ऐसे युगल के विषय में जब इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि हाउ यू आर एंजॉयिंग योर सेक्स लाइफ, तो दैट पर बड़ा ऑकवर्ड लगता है। बिल्कुल। और ये पूछना भी नहीं चाहिए, और पूछते हैं तो उसमें कोई बहुत से पूछते हैं, पूछते हैं। मेनली जो भी मेल इस तरह के होते हैं पर्सन्स स्पाइनल ऐसे, वो पहला प्रश्न उनका बात के बाद, औपचारिक बात के बाद यही होता है कि हम अपनी सेक्सुअल लाइफ को कैसे आगे बढ़ाएं। अच्छा, ये आप बताइए थोड़ा सा कि जो समायोजन कैसे एडजस्टमेंट करना चाहिए कि हम दोनों लोग खूब प्रसन्न रहें और व्यक्ति को जीवन को, हर क्षण को एक बड़ी खुशी पूर्वक ऐसे पेशेंट, ऐसे युगल जी सके। एक दूसरे के सुख दुख को समझना चाहिए, मेनली ये होता है। इनको क्या तकलीफ हो रही है हम नहीं समझेंगे तो फिर समझेगा कौन। और कभी ऐसा होता है कि पेशेंट तो तकलीफ में है, तो जो नहीं, जैसे मैं हूँ, अगर ये तकलीफ में रहता है, मुझे भी तकलीफ थी, मैं कभी कभी बताती नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि इनको तकलीफ क्या है, फिर मुझे अपनी भूल भी जाती हूँ कि मुझे नहीं दिखती है। अगर इनको ज्यादा तकलीफ है तो मुझे अपनी नहीं दिखती है। और ये भी ऐसे है कि मुझे भी देखते हैं कि मैं उदास हूँ तो मुझे कुछ तकलीफ जरूर है, तुरंत डॉक्टर से बात करना। एक अच्छी बात ये पूछना चाहते हैं, कभी तुम लोगों में लड़ाई होती है? ये तो स्वाभाविक कभी, और लेकिन लड़ाई का मतलब ये नहीं होना चाहिए ये है कि नहीं सब कुछ उतने पे एंड हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और परिवार है, परिवार में चार बर्तन होते हैं तो खुटपुट तो होते ही हैं। कभी वैचारिक मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं इसका समापन ये चाहता हूँ कि कुछ गुनगुना के दोनों लोग कर दीजिए। एक ना गुनगुनाए, ये गुनगुनाए, कुछ गुनगुनाइए। तो याद करना थोड़ा सा वैसे एकदम से अटेंडम, लेकिन हाँ कहना तो यही चाहिए कि भाई अगर ये परफेक्ट इस तरह से पार्टनर ना मिले तो जीवन बहुत ही असहज हो जाता है ना। तो इन्हीं के लिए नहीं, एक चीज और भी है, हम ही नहीं, ऐसा भी पार्टनर ना मिले तो भी जीवन में हम दोनों लोग प्रयास यही करते हैं कि शहरों में कहीं भी जाना है, ठीक है पैसा नहीं है कोई बात नहीं, चलते हैं 10 रुपए का लैया चना लेते हैं और आधा आधा दोनों खा के पानी पी लेते हैं, हम लोग इतने में मस्त हो जाते हैं, घूम के चले जाते हैं। जैसे भी है हम दोनों अपने घर में आज जो हमारी खुशी है आपस की, वो एक दूसरे के सहयोग, सानिध्य और एक दूसरे को समझने के कारण कि हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझे। गुनगुना दीजिए। वो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। वो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। ऐसे साथी, ऐसे जीवन साथी, ऐसे मित्र, ऐसे दोस्त, ऐसे संचालक, जीवन को आगे बढ़ाने वाले स्फूर्तिदायक, दोनों एक दूसरे के पूरक। हम चाहेंगे कि आपके भी सपनों में ऐसे ही साथी आए। मित्रों, हम दर्शकों से अपील करते हैं, चाहे आप दिव्यांग हो चाहे गैर दिव्यांग हो, लेकिन अपने जीवन साथी के प्रति सदैव तत्पर रहें, ईमानदार रहें, समर्पित रहें और नोक झोंक भी करते रहें। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सपाट जीवन जिए, नोक झोंक भी करें, लेकिन नोक झोंक में एक प्यार हो, उसके अंदर ललक हो, उसके अंदर प्रेरणा हो। तो जी मित्रों, अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ पे समाप्त करना चाहेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस प्रेरक जीवन गाथा पर, इस प्रेरक युगल से आपने क्या सीखा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं, ताकि हमको स्फूर्ति मिलेगी ऐसे ही और वीडियो बनाने के लिए। मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ये सब जरा ये देखे, तुम्हारे स्वाभिमान में सम्मान के विषय में कुछ नहीं बोले। चलते चलते ये भी बताना चाहेंगे कि हमारे मिश्र जी को अनाम स्नेह परिवार से अभी 8 दिसंबर को
अयोध्या में एक कार्यक्रम के अंतर्गत इनके जीवंतता के लिए इनको सम्मानित भी किया गया है और इससे पहले भी कई पुरस्कार, कई सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। आप देख रहे होंगे फोटो में, मुख्यमंत्री जी के द्वारा सम्मान मिला। इसके अलावा भी कई जगहों पे ये ट्रॉफियां आप देख रहे हैं। ट्रॉफियां इनके जीवंतता और इनके स्फूर्तिदायक जीवन और इनके सकारात्मक व्यक्तित्व को संप्रेषित करते हैं, आपको बताते हैं, चिल्ला चिल्ला के बताते हैं कि हाँ ये जीवंत व्यक्ति हैं। इनको हम शुभाशीर्वाद देते हैं, नमन करते हैं। इसी के साथ नमस्कार।